हेलो डियर। तो इकोनॉमिक्स का ये कारवां पहुंच चुका है व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 5 तक, और चैप्टर नंबर 5 का ये पहला लेक्चर हुआ जहां हम पढ़ेंगे बाजार के बारे में। बाजार किसे कहते हैं और बाजार के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो बाजार को अलग अलग टाइप में अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। लोकल बाजार होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, राष्ट्रीय बाजार होता है, वो होता है, थोक बाजार होता है, और रिटेल बाजार वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, वस्तु बाजार अलग होता है, सेवा बाजार अलग होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो बाजार पढ़ेंगे प्रतियोगिता के आधार पर, कि प्रतियोगिता जब होती है ना क्रेता और विक्रेता के बीच में, कंपटीशन के बीच में जो बाजार होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आज के इस पूरी वीडियो में आपको बाजार के उन्हीं प्रकारों के बारे में बताऊंगा। अब एग्ज़ाम में आता भी बहुत है। फिलहाल बाजार के कितने रूप होते हैं वर्णन कीजिए, ऐसा भी आता है, या किसी भी एक बाजार के बारे में पूछ लिया जा सकता है। जैसे एक बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को बताइए। इस तरह से जो भी बाजार के प्रकार हैं उन प्रकारों की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाजार और बाजार कहते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे बाजार क्या है और बाजार के विभिन्न रूप कौन कौन से, फॉर्म ऑफ मार्केट। राइट। तो यहाँ पर जब फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करते हैं उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बाजार किसे कहते हैं। बाजार क्या है। नॉर्मली आप किसी से भी कहिए कि बाजार किसे, अरे बाजार में मतलब जहाँ दुकानें हैं, जहाँ पर हम जाते हैं सामान खरीद के लेके आते हैं, मतलब बाजार का सिंपल मतलब हो क्या देते हैं, बाजार का मतलब बता दिया जाता है स्थान से। लेकिन इकोनॉमिक्स में बाजार का अर्थ उससे भी बढ़कर है। बाजार केवल स्थान नहीं है, बाजार केवल वो जगह नहीं है जहाँ पर हम सामान मिल जाता है, हम जाते हैं खरीद के लेके आते हैं। बाजार उसके अलावा भी बहुत बड़ा है। बाजार का अर्थ बड़ा विस्तृत है। बाजार को एक केवल पार्टिकुलर एक जगह से, एक प्लेस से हम नहीं बढ़ सकते कि वहाँ पर दुकानें अवेलेबल है, दुकान में हम जाते हैं सामान खरीद के घर के आते। तो बाजार वास्तव में एक स्थान भी है, और स्थान के अलावा स्थान बाजार का केवल एक रूप मात्र है। स्थान जो बाजार का एक छोटा सा रूप मात्र है। बाजार इसके अलावा बाजार का अर्थ बहुत ज़्यादा है। तो बाजार के अर्थ को अगर हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे तो अर्थशास्त्र में क्या होता है, बाजार वह क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता आपसी संपर्क में आके, एक तरफ होता है सेलर और एक तरफ कस्टमर, दोनों आपस में कांटेक्ट में आके किसी निश्चित वस्तु पर वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। किसी वस्तु का निश्चित कीमत पर, यानी कि क्रेता विक्रेता होती हैं, वस्तु की कीमत होती हैं और उस वस्तु का क्रय विक्रय होता है, तो वह बाजार है। चाहे वो बाजार एक रेहड़ी वाला लगाए, आप जाते रेहड़ी वाले से कोई सामान लेते, कीमत दे देते हैं, वो बाजार है। आप ऑनलाइन डिलीवरी मंगाते हैं, आपके घर में कोई सामान, खाना मंगाया या फिर कोई सामान मंगाया, ऑनलाइन जो होता है जिसको ई मार्केट कहते हैं, ऑनलाइन सामान मंगाने, तो वो भी बाजार का एक रूप है। या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो भी वो बाजार है। या फिर कहीं रास्ते के किनारे जो बाजार लगता है, हाट लगता है, वो भी बाजार का रूप है। मतलब बाजार केवल स्थान से नहीं सकते। बाजार का मतलब होता है वो सब कुछ जहाँ पर वस्तु का क्रेता होता है और वस्तु का विक्रेता होता है, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही हो जाता है, और दोनों ही एक निश्चित वस्तु का क्रय विक्रय करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। क्या चाहते हैं, क्रय विक्रय करना चाहते हैं, और वहाँ पर वस्तु की एक निश्चित कीमत तय कर ली जाती है। अगर ये प्रोसेस है कि क्रेता है और विक्रेता है, वस्तु की निश्चित कीमत तय होती है और वस्तु का क्रय या विक्रय कर लिया जाता है, तो वो बाजार है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने कोई सामान खरीदा, आपके दोस्त ने एक मोबाइल खरीदा और आपको पसंद आ गई। आपने अपने दोस्त से कहा कि यार मोबाइल कितने का है, उसने कहा मोबाइल 40,000 का है। आपने कहा यार 40,000 मैं देता था, मुझे दे दे, मुझे बड़ा पसंद आया। उसने कहा ठीक है ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अपने दोस्त से 40,000 रुपये दे के मोबाइल ले लिया, ये भी बाजार है। आप अपना मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल में फ्लिपकार्ट चले जाते हैं, अमेजन चले जाते हैं, ठीक है ना, या फिर मिंत्रा चले जाते हैं, माई जियो शॉप में चले जाते हैं, टाटा क्लिक में चले जाते हैं। कहीं पर भी आप कोई भी सामान अगर ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो दैट इज़ ऑनलाइन मार्केट, वो भी बाजार का रूप है। तो बाजार को आप केवल एक स्थान में मत बांधिए। बेनहम ने कहा है कि बाजार वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में आते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर प्रभाव है, यानी कि वस्तुओं की कीमत के आधार पर वो क्रय विक्रय कर लेते हैं। वहीं पर जे के मेहता ने भी इसको एक्सप्लेन किया कि बाजार एक स्थिति को बताता है जिसमें एक ऐसी वस्तु की मांग एक ऐसे स्थान पर की जाती है जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे
स्थान पर जहाँ बिक्री के लिए प्रस्तुत किया, और वो स्थान कुछ भी हो सकता है। आपके घर के सामने कोई रेहड़ी वाला आता है तो वो बाज़ार है। आप रोड में जाते हुए रास्ते में कोई अगर ठेली वाला मिल जाता है तो वो बाज़ार है। कोई सर में टोकरी रख के कोई सामान बेचने जा रहा है वो बाज़ार है। कोई ऑनलाइन आपके घर पे सामान डिलीवर करके जा रहा है वो बाज़ार है। मतलब हर एक रूप जहाँ पर सामान अवेलेबल होना चाहिए, क्रेता विक्रय होने चाहिए, चाहे वो फिजिकल में हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन सामान अगर होता है, कीमत मिलती है तो बाज़ार है। नॉर्मली बाज़ार की अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो बाज़ार की प्रमुखता ये 4 विशेषताएं। बाज़ार एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वस्तु और क्रेता विक्रेता अवेलेबल होता है और वहाँ पर वस्तु की क्रेता और विक्रेता दोनों उपस्थित होते हैं। वस्तु का होना अनिवार्य है और उस वस्तु की एक निश्चित मूल्य का होना अनिवार्य है। जब ये चारों फीचर्स किस चीज़ में आता है तो वो बाज़ार बन जाता है अपने आप में। अब जब बात करते हैं बाज़ार के रूप, बाज़ार के प्रकार, तो नॉर्मली हम बाज़ार को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन के बेस पे। कंपटीशन के आधार पर बाज़ार कितने प्रकार का होता है। अगर कंपटीशन के बेस पे जाए तो बाज़ार बेसिकली 2 प्रकार का एक होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार और दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पर पूरी प्रतियोगिता होती है, एक स्वतंत्र प्रतियोगिता के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। जब अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, ये 3 रूप होते हैं इसके। एक होता है एकाधिकार बाज़ार जहाँ पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होते हैं। एक होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाज़ार जहाँ पर बहुत सारे विक्रेता होते हैं और वस्तु की प्रकृति भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक होता है अल्पाधिकार जहाँ पर थोड़े से विक्रेता होते हैं और ये थोड़े से विक्रेता आपस में ही वस्तुओं क्रय विक्रय करने की होड़ मची रहती है। तो ये 3 प्रकार के अपूर्ण बाज़ार अवेलेबल है। तो हमें इन चारों पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार के बारे में पढ़ना है और एग्ज़ाम में इन चारों में से किसी भी प्रकार के बाज़ार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। शुरुआत करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, जो कि बाज़ार का सबसे पहला रूप है। वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में मैं पहले बता दूं, ये काल्पनिक बाज़ार है। आज के इस समय में वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं ये एक्चुअली में केवल एक ही वस्तु पर लागू होती हैं। अगर हम देखेंगे उस वस्तु की बहुत सारी मिलती जुलती वस्तुएं भी अवेलेबल है क्या ये बाज़ार? बाज़ार की एक ऐसी स्थिति जिसमें एक सामान वस्तु के बहुत अधिक विक्रेता और क्रेता होते हैं। मतलब एक ही प्रकार की वस्तु के जब बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता अवेलेबल होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार कहते हैं। दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एक क्रेता एक विक्रेता बाज़ार की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाज़ार की वस्तु की एक ही कीमत, इस बाज़ार में एक ही वस्तुएं, समान वस्तुएं, एक समान वस्तु का क्रय विक्रय होता है और एक समान वस्तु की कीमतें भी समान रहती है, कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होता है। एक ही वस्तु, उस वस्तु से मिलती जुलती तो कोई वस्तु अवेलेबल नहीं होती है। जितने भी विक्रेता होंगे सबके पास वही सामान होगा और सबके पास वस्तु की कीमत भी वही होगी। तो इस प्रकार के बाज़ार को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के नाम से जानते हैं। लेफ्टमिच ने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में एक्सप्लेन किया कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाज़ार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती है। मतलब एक बाज़ार में अगर 10 दुकानदार है तो 10 दुकानों के बीच में एक ही प्रकार की वस्तु मिलती है और सभी की कीमत भी कैसी होती है? एक समान होती है। कीमतें भी एक समान होती है, एक जैसी होती हैं। इनमें से किसी फर्म की यह स्थिति नहीं होती है कि वस्तु की कीमत को वो प्रभावित कर सके। इस बाज़ार में जो कीमत तय की जाती है, कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने दम पर उस कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो अवेलेबल है तो है, आपको उसी कीमत पर माल आप ज़्यादा और कम माल बेच सकते हो, लेकिन कीमत को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। इस बाज़ार की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन उसके बावजूद भी पूछा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की विशेषताओं के बारे में बताइए, तो प्रमुख विशेषता यहाँ पर इस बाज़ार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। किसी की कोई कमी नहीं होती है। इस बाज़ार में एक ही वस्तु और उसकी समरूप इकाइयों का क्रय विक्रय होता है। उससे मिलती जुलती कोई दूसरे प्रकार की वस्तुएं उस बाज़ार में अवेलेबल नहीं होती है, समरूप वस्तु होती है। किसी भी दुकान में जाओ तो वही सामान अवेलेबल होगा और वही रेट होगा, रेट में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। समरूप वस्तुएं और समान कीमत।
फर्मों के प्रवेश और फर्मों के निष्कासन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मतलब इस बाजार में कोई भी चाहे आप आओ, आप वस्तु का उत्पादन करो, क्योंकि आपको वही सामान वस्तु उत्पादन करना है वही कीमत पर, तो कोई रोक टोक नहीं होता। अब जब चाहो बाजार को छोड़ के आप जा सकते हो। क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ पर एक समान वस्तुएं हैं, वस्तु की कीमतें भी समान होती हैं। तो यहाँ पर क्रेता और चाहे विक्रेता सबको बाजार में वस्तुओं के बारे में सब कुछ पता होता है, क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। उत्पत्ति की साधनों में पूर्ण गतिशीलता बनी रहती हैं और यहाँ पर कोई भी यातायात लागत यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबके पास एक सामान सबको पता यही अवेलेबल है, तो किसको क्या प्रमोशन करना कुछ नहीं है। लेकिन जो एकाधिकारी बाजार होता है, बाजार का दूसरा रूप एकाधिकारी, जहाँ पर एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार, मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर किसी एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। वस्तु भी एक, विक्रेता भी एक। जबकि पहली स्थिति में वस्तु एक, विक्रेता बहुत सारे, लेकिन इस स्थिति में एक ही वस्तु और एक ही विक्रेता और उससे मिलती जुलती कोई वस्तु बाजार में अवेलेबल नहीं है। जैसे रेलवे की बात करते हैं, भारत में रेलवे एक ही है, रेलवे की तरह कोई दूसरी वस्तु अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या है, ये एकाधिकार है किसका, सरकार का। तो हम जब बात करते हैं एकाधिकारी दशा में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण, इस बाजार में कितनी वस्तुएं बेची जानी हैं, किस कीमत पर बेची जानी है, ये सब कुछ विक्रेता अकेला तय करता है, उत्पादक अकेला तय करता है अपने दम पे, क्योंकि वो अकेला ही बाजार है, उसके अलावा कुछ है नहीं। जो मर्जी वो वैसे ही वस्तु की कीमत को तय कर सकता है। मैकडोनल्ड ने एक्सप्लेन किया, एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु का एकमात्र उत्पादक होती है, उस वस्तु का कोई भी निकटतम स्थान मतलब जानते हैं ना, ऐसी वस्तु जो सिर्फ जरूरत को उसकी जगह प्रयोग, यहाँ पर उसकी जगह पर प्रयोग करने वाली कोई भी वस्तुएं अवेलेबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं इससे किस प्रकार की बाजार है, जैसे भारत में रेलवे का अधिकार है, क्योंकि रेलवे पर सरकार का एकाधिकार है और रेलवे जैसी कोई वस्तु अवेलेबल नहीं। जैसे गूगल, अगर हम सर्च इंजन की बात करते हैं, गूगल है, हम जहाँ पर जाएंगे देखें गूगल ही पाएंगे, गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उसके आसपास कोई दूसरा अगर है भी तो टिकता नहीं मार्केट में। एप्पल, अगर आईफोन की बात करते हैं उसमें एप्पल का सबसे बड़ा जो है, जो लग्जरियस आइटम बनाता है एप्पल का, iMac होता है, मोबाइल होता है, आप लैपटॉप की बात करते हैं, आप पैड की बात करते हैं, सब एप्पल। फेसबुक सोशल मीडिया में एकाधिकार बना के रखा है फेसबुक ने, उसने इंस्टा को भी अपने कब्जे में कर रखा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एकाधिकार है। अमेजन, फिलहाल अमेजन का एकाधिकार तो खत्म हो रखा है धीरे धीरे, क्योंकि फ्लिपकार्ट आ गया, अलग अलग उसके अमेजन में बहुत सारे। तो ये सब चीज़ें एकाधिकार होता है जहाँ पूरे एरिया को अपने पास कंट्रोल रखता है अपने प्रकार की वस्तु पर, उसके अलावा कोई दूसरा कंपटीटर उसका नहीं होता है, उसको एकाधिकार की स्थिति हम कहते हैं। तो एकाधिकार की विशेषता क्या हुई फिर, जब एकाधिकार की विशेषताओं की बात करते हैं, एक विक्रेता और अधिक क्रेता। यहाँ पर वस्तु के क्रेता यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, वो तो हमेशा ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेचने वाला एक बंदा होता है। वस्तु का निकट स्थानापन्न का अभाव होता है, इससे कोई भी वस्तु हो उसके मिलती जुलती इस प्रकार की वस्तुएं बाजार में अवेलेबल नहीं होती है। एकाधिकारी स्वयं वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होता है, कोई भी नया फर्म उस बाजार में उस वस्तु के उत्पादन में नहीं आ सकता, पूरी तरीके से वर्जित होता है। मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल बनता रहता है, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत ज़्यादा होने पर उपभोक्ता, क्योंकि दूसरा दुकानदार नहीं तो वस्तु का उपभोग करना ही बंद कर देगा। इसी कारण से एकाधिकार में जो मांग वक्र होता है, AR या फिर मांग वक्र, वो ऊपर से नीचे गिर, यानी कि कीमत ज़्यादा मांग कम, कीमत कम मांग ज़्यादा, कीमत विभेद की संभावना पैदा देती है, क्योंकि एक ही विक्रेता है। समझना पड़ेगा कि बेटा कि कीमत विभेद किसे कहते हैं। कीमत विभेद एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर एक ही वस्तु, ये मान लो एक वस्तु है, वस्तु X, ठीक है, X वस्तु को उसका विक्रेता अलग अलग लोग, मतलब A खरीदने गया है, B खरीदने गया है, C खरीदने गया है। मान लीजिए X का जो MRP है वो है 20 रुपये, ठीक है। अब A का जो विक्रेता है
वो जान पहचान पर एक रहा, तू ले जा मेरे पास 18 रुपये में, बी को बेचता है 20 रुपये में, सी को बेचता है 21 रुपये में, क्योंकि एक ही विक्रेता, लेना है तो लो, ना तो जाओ। तो ऐसे में इस बाज़ार में वस्तु की कीमत विभेद की संभावना पाई जाती है। ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एकाधिकार उत्पन्न होने के क्या कारण है? अगर ऐसी क्या स्थिति होती है कि एक वस्तु पर एक ही विक्रेता का एकाधिकार हो जाता है? कई कारण है। सबसे पहले कच्चे माल का, कभी कभी ऐसा होता है ना, जहाँ पर वस्तु के उत्पादन से रिलेटेड रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वहाँ पर उसी उत्पादक का अधिकार हो जाता है। अगर रॉ मटेरियल पर किसी का अधिकार होता है तो वस्तु के उत्पादन पर भी उसका एकमात्र अधिकार होने लगता है। कानूनी कदर, कभी कभी कानूनी रूप से पेटेंट करा लेते हैं किसी वस्तु के उत्पादन की, भाई ये वस्तु मैंने बनाया है और तो इस वस्तु का उत्पादन भी मैं करूँगा, बेचूंगा भी मैं अकेला, तो ये कानूनी अधिकार ले लेते हैं, पेटेंट कर लेते हैं। जैसे कोवैक्सीन, जो वैक्सीन के टाइम में कोरोना वैक्सीन था, तो जिन्होंने बनाया उसको डेवलप किया, उसी ने बेचने का अधिकार अपने पास रख लिया। गला घोट प्रतियोगिता पाई जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि ये जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपस में हो जाता है, सब लोग मिलके ग्रुप बना लेते हैं, नहीं यार इतने कंपटीशन में लॉस होता है, चलो ग्रुप बना के काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। जब सारे लोग मिलजुल के एक ग्रुप बना लेते हैं तो ग्रुप का एक अधिकार बन जाता है। और फिर है पेटेंट का अधिकार, जब किसी वस्तु के उत्पादन का पेटेंट लेते हैं तब, तो इससे एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक। एकाधिकारी प्रतियोगिता, यहाँ पर देखिए एकाधिकार भी है, यहाँ पर प्रतियोगिता भी है। इसका मतलब यह पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी दोनों की विशेषताओं का मिश्रित रूप है। क्यों? क्योंकि इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की तरह बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन एकाधिकारी की विशेषता ये होती है कि ये जितने भी विक्रेता होते हैं एक सामूहिक रूप से काम करते हैं। ठीक है, वास्तविक जगत में एकाधिकारी प्रतियोगिता ही वास्तव में आज के डेट में आप देखेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता ही। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि एकाधिकारी बाजार की स्थिति में बहुत सारे दुकानदार होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, साथ साथ जो वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग रंग रूप आकार प्रकार होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टूथपेस्ट की बात करते हैं। आप देखेंगे टूथपेस्ट में कोलगेट भी है, सिबाका भी है, पतंजलि भी है, बहुत से, सेंसोडाइन है, पता नहीं कौन कौन से। काम क्या है? पेस्ट करना ही तो है। अब लेकिन उसके ब्रांड अलग है, रंग रूप आकार प्रकार ये वो फलाना डिपका तमाम, तो उसको एकाधिकार की स्थिति कहते हैं। कार बाजार में बहुत सारी कंपनियां, हुंडई है, हुंडई के भी अलग अलग मॉडल है, टाटा है उसके भी अलग अलग मॉडल है, ठीक है ना, इसके अलावा महिंद्रा है उसके भी अलग अलग मॉडल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु से मिलती जुलती बहुत सारी वस्तुएं हो और उसको बेचने वाले भी बहुत सारे हो लोग हो, तो उसको एकाधिकार प्रतियोगिता स्थिति कहते हैं। और जो वास्तव में है, इस बाजार में जितने भी विक्रेता हैं सब लोग अपनी अपनी वस्तुओं को बेचना चाहते हैं। ऐसे में सभी विक्रेताओं के बीच कंपटीशन होता है, सभी लोग अपनी वस्तु को बेचने के लिए तगड़ा एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं। कोई बोलते हैं जुबा केसरी, शाहरुख खान आ जाता है, टाइगर श्रॉफ आ जाता है, कभी कपिल देव आते हैं, ठीक है ना, फिर उसके साथ क्रिस गेल भाई साहब आ जाते हैं, सुनील गावस्कर भी बेचने लगते हैं। मतलब क्या है, इस बाजार में अपना सामान, जैसे इलायची की बात होती है तो जुमा केसरी भी है, ठीक है ना, इलायची बात करते तो राज दरबार भी है, पता नहीं क्या का अट्ठासन। तो एक ही प्रकार की वस्तुएं, लेकिन बेचने वाले बहुत सारे, रंग रूप राम रंग सब अलग अलग रख देते हैं, तो इसको एकाधिकार की स्थिति, एक प्रतियोगिता स्थिति कहते हैं। लेफ्टविच ने इस बाजार के बारे में एक्सप्लेन किया कि एकाधिकारी प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जहां पर किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं। प्रत्येक विक्रेता की वस्तु उपभोक्ता को मस्तिष्क के दूसरी वस्तु की वजह से अलग अलग, मतलब सभी वस्तु लोगों के पास एक जैसी वस्तु होती है, लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मोबाइल खरीदने जाएंगे तो हमारे पास आईफोन भी है और सैमसंग भी है, ठीक है ना, दोनों महंगे मोबाइल लो, दोनों में अवेलेबल है। इसमें एस सीरीज़ का है, इसमें आईफोन वाला है। तो यहाँ पर क्या है ना कि मोबाइल के ही दो कंपनी आ गए। अगर हम ड्रिंक की बात करते हैं, यहाँ पर कोका कोला भी है और पेप्सी भी है, मतलब कंपटीटर अवेलेबल है। कपड़े लेने जाएंगे तो जारा भी है, एचएम भी है, नाइक है, एडिडास है। कार लेने जाएंगे, टैक्सी लेने जाएंगे तो ओला भी है, ऊबर भी है। मतलब जब किसी भी वस्तु की कंपटीटर अवेलेबल रहते हैं, वस्तुओं में अंतर भी होता है, वो होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तो इस बाजार की विशेषताएं क्या हुई? फिर इस बाजार की विशेषता है, इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा होती है। सभी विक्रेताओं की जो बस वस्तुएं होती हैं जो विभेदिकृत होती हैं, मतलब वस्तुओं में किसी न प्रकार से, चाहे हम रंगों की बात करते हैं, चाहे आकार की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, डिज़ाइन की बात करते हैं, किसी न किसी प्रकार से विभिन्नता तो पाई ही जाती है।
प्रतिबंधित प्रवेश और बहिर्गमन होता है। इस बाजार में किसी भी अप्रतिबंधित मतलब नए कंपटीटर, नए उत्पादक इस बाज़ार में आसानी से आ सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं, इस बाज़ार के नियमों को मानना पड़ता है और आसानी से बिज़नेस छोड़ के जा भी सकते हैं। इस बाज़ार में विक्रय लागत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अगर आपको अपनी वस्तुएं बेचनी हैं तो वस्तु को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्रोमोशन करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके लोगों के बीच में आप अपने सामान को अच्छे से बेच सकते हैं। इस बाज़ार में उपभोक्ताओं को, क्रेताओं को या विक्रेताओं की बाजार को दशाओं का पूरा ज्ञान नहीं होता। जब हम मार्केट में जाते हैं कि हमें पता है कि कौन सा सामान किस रेट में एक्चुअली में मिल रहा है, किसी दुकानदार के पास अलग, किसी के कपड़े जाए कुछ भी है, तो मतलब हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। इस बाज़ार में गैर कीमत प्रतियोगिता पाया जाता है। गैर कीमत मतलब कोई अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए कोई एक पे एक फ्री देता है, कोई डिस्काउंट देता है, कोई 100 ग्राम फ्री देता है, मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार से प्रमोशन चलते रहते हैं। और यहाँ पर फर्म की अपनी एक कीमत नीति होती है जहाँ पर लाभ को और समाज के हित को ध्यान में रख के वस्तु की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रकार है अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार का मतलब अल्प अधिकार। ये बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर बाजार में केवल कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं और ये थोड़ी फर्में बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लेती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्पाधिकार कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये बाजार है, बाजार में केवल 5 विक्रेता है तो पांचों बाजार के कुछ कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और उसी हिसाब से अपने दायरे पे रहते हुए विक्रय करना चाहते हैं। इस बाजार की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर एकाधिकारी प्रतियोगिता से भी ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, यहाँ पर थोड़े होते हैं। जो थोड़े होते हैं ना, वो पूरा कब्जा करना चाहते हैं, अपनी मोनोपोली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो अल्पाधिकार कभी कभी मोनोपोली में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इस स्थिति में जैसे भारत में जो दूरभाष केंद्र संचार है, पहले बहुत सारे आपने देखा हुआ कंपनी सुना था, पहले एयरसेल था, टाटा डोकोमो था, रिलायंस कम्युनिकेशन था, हच था, वोडाफोन था, एयरटेल था, एयरसेल था, BSNL, MTN, लेकिन अब केवल थोड़े नजर आते हैं, केवल 5 ही प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर आते हैं। 1 2 3 4 5। आपने जियो का नाम सुनते हैं, आप एयरटेल का नाम सुनते हैं, आप BA का नाम सुनते हैं, BSNL, और शहरों में MTNL चलता है। मतलब ये अल्पाधिकार की स्थिति है और इस सबके बीच में कंपटीशन पाया जाता है। जियो ने अपना रेट बढ़ाया तो एयरटेल और वोडाफोन ने, जियो अपना रेट घटाता है तो एयरटेल, क्योंकि यहाँ पर इस बाजार की खासियत है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण कीमत नेता तय करता है। नेता कौन है यहाँ पर? जियो अकेला है, जबकि ये दोनों सरकारी कंपनी है। तो इन की कीमतों का अब देखिए क्या होगा, इन तीनों ने अपनी वस्तु की कीमतों को क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तो इनका फायदा होगा। अब लोग घर वापसी क्या कह रहे हैं, घर वापसी। तो लोग BSNL में अपना सिम पोर्ट करने लगे। फायदा हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी है, लॉस भी हुआ लेकिन डटा रहा। अब फायदा, इनकी कीमत बढ़ने का फायदा BSNL को, और कस्टमर धीरे धीरे BSNL का सिम मैं भी लेने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। नेक्स्ट है अल्पाधिकार बाजार की विशेषता। इस बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं। इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। कीमत और उत्पादन का निर्धारण कीमत नीतियों के आधार पर होता है विक्रेताओं के द्वारा। विभिन्न फर्मों के उत्पादकों के लिए ऊंची मांग की आड़ी लोच पाई जाती हैं। विज्ञापन विक्रय करने का सबसे बड़ा साधन होता है, पर विक्रय लागत बहुत ज़्यादा होती है और सभी प्रतिद्वंदियों के बीच निरंतर संघर्ष बना रहता है। अपने अपने माल को बेचने के लिए आपस में ही उलझ जाते हैं और हद से ज़्यादा विज्ञापन करने लग जाते हैं। अब इसके बाद अंतर भी आता है एग्ज़ाम में, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर की बात करते हैं। अंतर देखेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता में असंख्य विक्रेता होते हैं, यहाँ पर केवल एक विक्रेता होते हैं। यहाँ पर औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है, एकाधिकार में औसत आगम सीमांत आगम से ज़्यादा होता है। यहाँ पर वस्तु की सीमांत लागत बराबर होती है, यहाँ पर वस्तुओं की कीमत सीमांत लागत से ज़्यादा होती है। दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत ही उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ पर दीर्घकाल में घटती लागत, इससे अधिक लाभ लिया जा सकता है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ होता है, क्योंकि दीर्घकाल में वस्तु की कीमतें नहीं बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर दीर्घकाल में असामान्य लाभ हो सकता है, क्योंकि वस्तु की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। उत्पादन स्तर अधिक होता है और वस्तु की कीमतें कम होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि एकाधिकार में उत्पादन कम होता है, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है लेकिन कीमत ज़्यादा होती है। इस प्रकार से आप इसके अंतरों को देखिए। इसके अलावा अंतर होता है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच में।
ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता के बीच में। इसके अलावा अंतर की बात करते हैं तो अंतर एक और होता है, एकाधिकार और एकाधिकारी इसमें भी आता है। एकाधिकार में एक ही वस्तुएं होती हैं, एक ही विक्रेता होते हैं, यहाँ पर वस्तुएं भी अलग होती हैं और विक्रेता भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एकाधिकार में उद्योग और फर्म में कोई भेद नहीं होता, उद्योग ही फर्म है, फर्म ही उद्योग है, विक्रेता एक ही होता है। यहाँ पर सभी उद्योगों के समूह को मिला के फर्म बनाई जाती हैं। एकाधिकार में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही नीचे गिरते हैं, लेकिन औसत आगम कम लोचदार होती हैं, जबकि यहाँ पर दोनों ही नीचे गिरते हैं, लेकिन मांग वक्र अधिक लोचदार पाई जाती हैं। एकाधिकार में नए फर्मों का प्रवेश वर्जित होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में नई फर्मों का प्रवेश हो सकता है और कभी भी छोड़ के जाया जा सकता है। एकाधिकार में विज्ञापन तो होता है, लेकिन सूचना देने के लिए कि हमारे पास ये सामान अवेलेबल है, जिसको लेना है ले लो, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में बहुत अधिक प्रतियोगिता पाई जाती है, बहुत अधिक विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। एकाधिकार में सामान्य लाभ हो सकता है, असामान्य लाभ हो सकता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में केवल सामान्य लाभ ही लिया जा सकता है। एकाधिकारी की स्थिति में वस्तु का निर्धारण एकाधिकार स्वयं करता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता स्थिति वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार द्वारा उपभोक्ता विक्रेताओं के समूह के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो ये रही बाजार के बारे में। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीका हो, आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सोशल मीडिया में ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और कहीं पर भी हाँ बहुत खुशखबरी देने जा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मैं लाइव क्लास शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है मेरा, एक इकोनॉमिक्स द स्टडी ग्रुप के नाम से, वहाँ पर जुड़िएगा और लाइव क्लास से रिलेटेड बहुत ही जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा, कब शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा, बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।